छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। कई जिलों में सामान्य बारिश होगी तो कई जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। राजधानी रायपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, यहां पर भी बारिश होने की पूरी संभावना है। तो छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से सक्रिय है और अलग अलग जिलों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। कई जिलों को लेकर मौसम विभाग ने मानसून को लेकर, बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। कई जिलों में सामान्य बारिश होगी, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। राजधानी रायपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और एक बार फिर से मानसून पूरी तरह से सक्रिय है छत्तीसगढ़ में। आपको याद होगा कि बीते कई दिनों से लगातार जो है रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और ऐसे में भारी बारिश का दौर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ खोमन साहू लाइव जुड़ गए हैं। खोमन, देखिए, मौसम विभाग ने बताया कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले जहां पर बारिश होने की संभावना है। देखिए प्रतिज्ञा, निश्चित तौर पर अब मानसून छत्तीसगढ़ में खासकर सक्रिय होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से रुक रुक कर अलग अलग जिलों में बारिश हो रही थी, लेकिन जो मौसम विभाग ने संभावनाएं जताई कि आने वाले 2 दिन तक भारी बारिश होने वाली है। खासकर सरगुजा संभाग में जसपुर और बलरामपुर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने जारी की है। इसके अलावा सरगुजा संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा जो मैदानी संभाग है, खासकर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, वहां भी आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश होने वाली है। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि लगातार खेती किसानी का काम चल रहा है, लेकिन जो प्रशासन है उनके लिए भी अलर्ट है कि अलग अलग जो जिले हैं उनके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। हालांकि आज राजधानी रायपुर की बात करूं प्रतिज्ञा, तो सुबह से ही मौसम जो है वो छाया हुआ है, बादल छाए हुए हैं। आप देखने वाली बात होगी कि कितनी बारिश आने वाले 2 दिनों में अलग अलग जिलों में हो पाती है। जी, बहुत शुक्रिया खोमन तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने वाली है और जिसकी जानकारी आपको हम दे रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर पहले से ही लगातार बारिश हो रही है। धमतरी जिले में 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और धमतरी के चारों बांधों की स्थिति अगर आपको बता दें तो बारिश से गगरेल बांध का जलस्तर बढ़ चुका है। मॉडम सिल्ली बांध में 25% पानी भर चुका है, तो सोंढूर बांध में 27% पानी भरा है। वहीं दुधावा बांध में 22% पानी भर चुका है। तो देखिए, धमतरी के चारों बांधों की तस्वीरें आप देखिए। स्थिति में हालांकि सुधार बताई जा रही है। 4 दिनों से यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है और ऐसे में जो चारों बांध है धमतरी के, वहां पर अब स्थिति में सुधार नजर आ रहा है। बारिश से गंगरेल बांध का भी जलस्तर बढ़ चुका है। मॉडम सिल्ली बांध में 25% पानी है, तो सोंढूर बांध में 27% तक पानी भर चुका है। तो वहीं दुधावा बांध में 22% पानी भरा है। इधर सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर नक्सलियों का संगठन से मोहभंग होता हुआ नजर आ रहा है। आपको ऐसी 1-2 नहीं बल्कि 5 तस्वीरें दिखाते हैं। आप ये 5 तस्वीरें देखिए। कल की ये तस्वीरें हैं जहां पर जवानों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, कांकेर और दंतेवाड़ा से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कुल मिलाकर कल एक ही दिन में 66 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार वहां पर पुनर्वास नीति चलाई जा रही है, जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उसके बाद नक्सली भी अब मुख्य धारा से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सरकार की नीतियों से प्रभावित है, नियत निल्लानार योजना से प्रभावित होकर जो नक्सली हैं वो अब मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं, हथियार छोड़ रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं। नक्सलियों का संगठन से भी मोह भंग हो चुका है और कल एक ही दिन में 66 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कुल मिलाकर 2 करोड़ के इनामी नक्सली भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। ऐसे में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। एक और लगातार जब भी मुठभेड़ हो रहे हैं तो बारिश के दिनों में भी जवानों को सफलता मिल रही है। बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं, तो वहीं लगातार नक्सली सरेंडर भी करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, पुनर्वास नीतियों को मिल रही सफलता पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट करके छत्तीसगढ़ में आ रहे बदलाव पर भी बात की है। सीएम ने लिखा है कि बंदूकें अब खामोश हो रही हैं और बीजापुर बदलाव की राह पर है। ये बदलाव कोई संयोग नहीं बल्कि हमारी सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और जन कल्याणकारी योजनाओं की व्यापक स्वीकार्यता का प्रमाण है। नियत निल्लानार योजना जैसी पहलों ने आदिवासी अंचलों में विश्वास की नींव रखी है। और सीएम ने यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल उन्मूलन निश्चित है। हम आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास एवं समाज में सम्मानजनक जीवन देने का हर प्रयास सुनिश्चित करेंगे।
तो देखिए कल 66 नक्सलियों ने जिस तरह से आत्मसमर्पण किया, उसके बाद सीएम विष्णुदेव साय का एक्स पर पोस्ट भी इसे लेकर सामने आया और उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ अब बदलाव की तस्वीरें देख रहा है। सीएम ने यह भी लिखा है कि बंदूकें अब खामोश हो रही हैं और बीजापुर बदलाव की राह पर है। प्रधानमंत्री का भी उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि गृह मंत्री जिस तरह से बार बार कह रहे हैं कि 2026 में मार्च महीने तक नक्सलवाद का खात्मा होगा, तो वो अब तस्वीरें भी जल्द ही आ जाएंगी। तो देखिए पुलिस को सबसे बड़ी सफलता बीजापुर जिले में मिली है, जहां 1 करोड़ 15 लाख के इनामी 25 नक्सलियों ने सरेंडर किया और इनमें सबसे बड़ा नाम है रमन्ना उर्फ जगदीश का, जो कि ओडिशा राज्य कमेटी का सदस्य था, जो नक्सलियों में स्टेट कमेटी मेंबर रैंक का तीसरे दर्जे का सबसे ऊंचा पद है। और इसके पहले पोलित ब्यूरो, फिर सेंट्रल कमेटी और उससे नीचे आते हैं स्टेट कमेटी मेंबर। जगदीश बीते 23 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय था और उस पर 25 लाख का इनाम घोषित था। जगदीश नक्सलियों के कंपनी नंबर 8 का कमांडर भी था और छत्तीसगढ़ में पिछले 18 महीनों में कुल 1570 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। महसूस अच्छा लग रहा है। यहाँ आत्मसमर्पण नीति से जो सरकार से जुड़ना चाहता हूँ, आत्मसमर्पण कर अच्छा जिंदगी जीना चाहता हूँ मैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है कांकेर के लिए। सल के सीसी रैंक माओवादियों के जो सुरक्षा में रहा कंपनी कमांडर, वो भी सरेंडर किया है। 31 मार्च 2026 की जो टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएंगे। जो अपने संगठन से खुद उम्मीद हार चुके हैं, वो अब स्ट्रीम सोसाइटी में आना चाह रहे हैं, तो उनको हमारी सरेंडर पॉलिसी के तहत उनको तत्काल में 50,000 का वो राशि दिया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ तामेश्वर सिन्हा लाइव जुड़ गए। तामेश्वर, देखिए छत्तीसगढ़ में एक दिन में 66 नक्सलियों का समर्पण करना कितनी बड़ी सफलता है और क्या लगता है सरकार की जो योजनाएं हैं वो प्रभावी नजर आती हैं? देखिए प्रतिज्ञा, बृहस्पतिवार का दिन जो है वो सरेंडर का दिन रहा है और सरेंडर करने के पीछे का लॉजिक आपको बताऊं कि लगातार जो है ऑपरेशन मानसून जो है जवान जंगलों में चला रहे हैं। यही कारण है कि बढ़ते दबाव को लेकर और जो छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति है उससे प्रभावित होकर जो है नक्सली समर्पण कर रहे हैं। इस समर्पण में स्टेट कमेटी मेंबर है, बताइए, और जो एसजेड स्टेट कमेटी मेंबर है और बड़े नक्सली जो है इस कैडर में शामिल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है बड़ी सफलता है पुलिस के लिए, क्योंकि लगातार जो है नक्सली समर्पण नीति को अपना रहे हैं और समर्पण की राह में आ रहे हैं, क्योंकि जंगलों में प्रभाव पड़ रहा है। लगातार जो है ऑपरेशन मानसून चलाया जा रहा है, जवान अंदर जा रहे हैं, उनको डर है कि हम जो है कहीं मारे ना जाएं, इसीलिए नक्सली लगातार इस तरीके से सरेंडर कर रहे हैं। जी प्रतीक, बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल ये भी है कि देखिए इसे लेकर सीएम ने भी एक्स पर पोस्ट किया और सीएम ने अब सीधे तौर पर कह दिया है कि 2026 में मार्च महीने तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल प्रतिज्ञा, ज्यादा दिन नहीं है मार्च 2026 को आने को। लगातार जो है ऑपरेशन चल रहे हैं, एक तरफ सरेंडर कर रहे हैं नक्सली, दूसरी तरफ जो है या तो जंगल में है तो मारे जा रहे हैं। वो वक्त जब लाल आतंक बस्तर से मुक्त होता नजर आएगा, क्योंकि लगातार हम इस जगह में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो देख रहे हैं जो प्रभावित इलाका था नक्सलियों का वो लगातार जो है खत्म हो रहा है। बिल्कुल, नक्सलियों के जो गढ़ कहे जाने वाले इलाके थे वो अब समाप्त होते नजर आ रहे हैं और नक्सलवाद अब जड़ से खत्म होने की राह पर है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए तामेश्वर। और देखिए कांग्रेस अब अपनी पॉलिटिक्स का गियर बदल रही है। जातिगत जनगणना के साथ साथ अब ओबीसी पॉलिटिक्स को फोकस किया जा रहा है और अब 25 जुलाई को दिल्ली में यानी कि आज एक बड़ी बैठक, बड़ा महासभा जो है उसका आयोजन किया जा रहा है और ये कांग्रेस नेताओं की आगामी चुनाव की तैयारियों का रोडमैप है, जिसमें बहुसंख्यक वोट बैंक को साधने की रणनीति बनाई जाएगी। क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 14 जुलाई को दिल्ली में आदिवासी नेताओं की बैठक, 15 से 16 जुलाई तक बेंगलुरु में ओबीसी नेताओं के साथ मंथन और 22 जुलाई को मांडू में एमपी कांग्रेस नेताओं के साथ सोशल इंजीनियरिंग पर चर्चा। ये हैं वो कुछ तस्वीरें जो बयां करती हैं कि पहली बार कांग्रेस चुनाव से पहले ही रणनीति बनाने में जुट गई है। सियासत में साथ बैठकर सोशल इंजीनियरिंग पर साझा होते कांग्रेस नेताओं के ये सुझाव इस बात पर मुहर लगाते हैं कि SC/ST ओबीसी के जरिए कांग्रेस राजनीतिक रिवाइवल ढूंढ रही है और एक बार फिर से कांग्रेस ओबीसी नेताओं की महामीटिंग करने वाली है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मंच सजेगा
और 25 जुलाई को फिर से ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस सियासी माइलेज लेने की रणनीति बनाएगी। इस मीटिंग में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठक को संबोधित करेंगे। देश भर के ओबीसी नेताओं को भी इस बैठक में बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, धनेन्द्र साहू, उमेश पटेल समेत तमाम ओबीसी विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी इस महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस महासम्मेलन का मकसद होगा देश के सबसे बड़े वर्ग ओबीसी के इर्द गिर्द चुनावी रणनीति बनाना और ओबीसी की बैसाखी पर चुनावी एजेंडा सेट करना। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना का जो आवाज़ है पूरे देश में बुलंद की और उनके बुलंद करने के कारण भाजपा शासन को जाति जनगणना का घोषणा करना पड़ा, उसी में ओबीसी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनको कैसे भागीदारी मिले, उस पर कल ताल कटोरा मैदान में जितने ओबीसी के लीडर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जितने ओबीसी के एमएलए हैं, उन सभी को वहां बुलाया गया है उस कार्यक्रम में। कांग्रेस में लगातार होता मंथन और ओबीसी से लेकर आदिवासी नेताओं की मीटिंग से कांग्रेस के नेता खुश हैं। छत्तीसगढ़ आदिवासी डोमिनेटेड राज्य रहा है, लेकिन लगभग 40% की ओबीसी आबादी को कांग्रेस साधना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 36% सीटों पर ओबीसी प्रत्याशी उतारे थे और इसका उनको फायदा भी हुआ था। अब इन्हीं ओबीसी वोटर के जरिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी वापसी का रास्ता तलाश कर रही है। कांग्रेस इन मीटिंग से जोश में तो है और बीजेपी मानती है कि कांग्रेस की मंशा पिछड़ा वर्ग के लोगों को भ्रमित करने की है। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का ये एक तरह से ऐसा काम है, जब सत्ता में होते हैं तो अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जाति का, पिछड़े वर्ग का शोषण करते हैं, उपेक्षा करते हैं। सत्ता से बाहर आए तो उनकी अलग बैठक कर रहे हैं, सत्ता से बाहर आए तो इस वर्गों की याद आती है। तो ये सब बैठकों का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली और 24 के आम चुनावों में मिली करारी हार ने कांग्रेस को अंदर तक हिला दिया था, लेकिन अब लगता है कि पार्टी इन हारों को भुलाकर आगे बढ़ चुकी है और 29 के आम चुनाव की रणनीति 25 से ही बननी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो पिछले दिनों आदिवासी नेता दिल्ली में गए थे। दिल्ली में जाकर राहुल गांधी के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। मीटिंग में कैसे आदिवासी नेताओं को साधा जाए, इस पर चर्चा हुई थी। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा प्लानिंग कर रही है और ओबीसी नेताओं को आगने वाले रणनीति की तैयारी, आने वाले चुनाव में कैसे, क्या मुद्दों को लेकर कैसे ओबीसी मुद्दों को उठाना है, इन मुद्दों पर चर्चा होने वाली, रणनीति तैयार होने वाली है। पसंद दुर्गेश साहू के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो इधर छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष आज पदभार संभालेंगे। संदीप शर्मा का पदभार ग्रहण समारोह है आज और सीएम विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी इस समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्रियों समेत विधायक और सांसद इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष आज पदभार संभालने वाले हैं। संदीप शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है और आज वो पदभार ग्रहण करने वाले हैं। इसको लेकर समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। जांजगीर में 1 करोड़ 15 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी का आरोपी नकुल साहू भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिक ब्याज देने का लालच देकर लोगों के साथ ठगी करता था। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने शिकंजा कसा है। सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है और पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। तो देखिए, जांजगीर में 1 करोड़ 15 लाख की धोखाधड़ी का मामला और इस मामले में आरोपी नकुल साहू को गिरफ्तार किया गया है। अधिक ब्याज देने का लोगों को लालच देकर वो उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम देता था और रिपोर्ट के बाद पुलिस ने शिकंजा कसते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस अब आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। तो वहीं दंतेवाड़ा में डीएफ फंड से संचालित छू लो आसमां की छात्राओं ने पुराने टीचर की वापसी की मांग को लेकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मूसलाधार बारिश में बच्चों ने भीगते हुए प्रदर्शन किया और करीब 2.5 घंटे तक वे अपनी मांग को लेकर डटे रहे।
दरअसल छात्राओं का कहना था कि कलेक्टर खुद आए और पुराने टीचर का वापस करने का आश्वासन दे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। बीएमसी को बच्चों ने लिखित में कलेक्टर के नाम का आवेदन दिया है और अधिकारियों की काफी मशक्कत के बाद बच्चों ने प्रदर्शन रोका और 2.5 घंटे तक प्रदर्शन करते रहे। उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन को रोका है। कुछ 7 साल से पुराने शिक्षक थे और उनको उनके क्वालिफिकेशन को देखते हुए उनको हटाया गया था। क्योंकि बच्चों की मांग है कि हम वही शिक्षक चाहते हैं। तो कलेक्टर साहब ने भी कहा है कि जो बच्चे बोल रहे हैं उसको ध्यान में देते हुए हम निर्णय लेंगे। हमारी मांग ये है कि हमारे पुराने टीचर हमें वापस चाहिए। पूरे के पूरे टीचर्स को निकाल दिया गया है। कितने टीचर्स निकाले गए? 12 टीचर्स निकाल गया है और उसके बाद 12-13 है उसका कोचिंग और एकेडमी दोनों के टीचर्स निकाल दिया गया है। और अब हम बात करेंगे एक ऐसी अनूठी पहल की जिसने चंद्रपुर के सैकड़ों स्कूली बच्चों के सपनों को पंख दिए हैं। चंद्रपुर विधानसभा के विधायक रामकुमार यादव ने 100 से अधिक स्कूली बच्चों को दिल्ली का शैक्षणिक भ्रमण करवाया, वो भी हवाई यात्रा के जरिए। बच्चों ने पहली बार आसमान की सैर की और देश की राजधानी दिल्ली को करीब से देखा। दिल्ली में बच्चों ने संसद भवन, इंडिया गेट, राष्ट्रीय संग्रहालय और अन्य ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया है। इस शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य बच्चों को देश की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और शासन व्यवस्था से परिचित कराना था। विधायक रामकुमार यादव का कहना है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को व्यावहारिक अनुभव भी मिलना चाहिए। बड़ी बड़ी संस्थाएं IIT उसको बताते हैं, जो गांव के गरीब बच्चे जो कभी दिल्ली का ट्रेन भी नहीं देखे रहते हैं, ऐसे बच्चों को AC ट्रेन में ले जाना और हवाई जहाज के सफर कराना, ये सब हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं का एक प्रकार का सहयोग रहता है, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है। और चंद्रपुर विधानसभा में शिक्षा के प्रति एक कंपटीशन बच्चों में पैदा होता है। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य वही है कि शिक्षा को बढ़ावा देना और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। हमारे माननीय MLA सर के द्वारा हम लोग दिल्ली से शैक्षणिक भ्रमण के लिए गए थे, जहां उन्होंने हम बच्चों को सारी सुविधाएं दी, 5 स्टार होटल, वहां का रहन सहन और सभी ऐतिहासिक स्थलों को घुमाया, उनके बारे में जानकारी और उनके बारे में अवगत कराया, कैसे कैसे उनका हिस्ट्री था, कैसे उनका पास था, सबके बारे में बताया। हमारे सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे सम्माननीय विधायक सर का, जिन्होंने हमें देश की राजधानी दिल्ली का भ्रमण कराया। वहाँ पे हमें शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए वे हमेशा अपने क्षेत्र के टॉपर बच्चों को वहाँ पे घुमाने के लिए ले जाते हैं और ये 3य वर्ष था उनका, जहाँ पे उन्होंने शिक्षा के सभी क्षेत्रों से वहाँ हमें अवगत कराया, जैसे IIT, एम्स और जितने भी बड़े बड़े टॉप के कॉलेजेस हैं सभी को दिखाया, जहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं उसको। वहाँ पे हम लोगों ने ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण किया। वहीं इधर बस्तर अंचल की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत में रचा बसा है भीमसेन देव का पर्व, जिसे इंद्र देव की पूजा के नाम से भी जाना जाता है। दंतेश्वरी की नगरी में हर साल की तरह इस बार भी अच्छी बारिश, फसल और गांव की समृद्धि के लिए भीमसेन यात्रा की जाती है और ये पौराणिक परंपरा अभी भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई गई। इस अनूठी यात्रा में दंतेवाड़ा सहित 12 परगनों के 84 गांवों के सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। उन्होंने देव पूजा कर इंद्रदेव से अनुकूल वर्षा की प्रार्थना की और यात्रा की शुरुआत सुबह शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना से हुई, जिसे मां दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा विधि पूर्वक संपन्न कराया गया। पानी का पूजा पाठ हो रहा है। क्या मान्यता है क्या इसकी? यात्रा यहाँ पे क्या किस टाइप की पूजा होती है? पानी का पूजा होती है कि पानी गिरने से फसल अच्छी होती है। तो वहीं बलरामपुर जिले में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। सब्जी की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसका सीधा सीधा असर बाजार में देखने को मिल रहा है। सब्जियों के दाम अब आसमान छूने लगे हैं और बढ़ती महंगाई से आम जनता का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। बारिश की वजह से बैंगन, टमाटर, बरबटी जैसी सब्जियों की फसल में कीड़े लग चुके हैं और पौधों में पीलापन भी आ गया है। उनकी बढ़वार पूरी तरह से रुक गई है और खेतों में मेहनत करने वाले किसानों को अब लागत निकालना भी मुश्किल पड़ रहा है। इसके कारण जो है बरसात लगातार हो रहा है हमारे क्षेत्र में, जिसके कारण सब्जी का आवक कम हो गया है। इसके कारण सब्जी का जो बोली लगातार जो है बढ़ते जा रहा है, इसके कारण सब्जी जो है महंगा बिक रहा है, गरीबों को लेना दुश्वार हो गया है।
सब्जी आज जो हम लोग 200 रुपये में झोला भर के सब्जी लेते थे, आज 500 रुपये में झोला नहीं भर पा रहा है। की वजह से गरीबों का पॉकेट के बहुत बड़ी भारी पड़ी है। सब्जी इतनी महंगाई हो गई है कि लेना दुश्वार हो गया है। आदमी 200 रुपये 500 रुपये लेकर आ रहा है, लेकिन झोला भर भी नहीं पा रहा है, फिर भी खाली रह जा रहा है। सब्जी इतनी महंगा हो गया है कि खाने के लिए दुश्वार हो गया है। अब लगातार बारिश की वजह से सब्जी भी बहुत कम आ रही है और लेने वालों के लिए ताप्ती की लाइन लगी है। यहाँ पुली इतनी महंगी हो गई है कि हालत खराब हो जा रही है। गरीबों की पॉकेट पर बहुत बड़ी महंगी मार पड़ी है। देखिए, सब्जियों का दाम इस समय आसमान छू रहा है। वजह है कि जो सब्जी है लोकल से नहीं आ रहा है, बाहर से सब्जी आ रहा है। और ये सब्जियां सब देख रहे हैं कि इस टोकरियों में रखा हुआ है सब्जी, और ये सब्जी मार्केट में है इस वक्त। और दुकानदार हैं, उनसे जानेंगे कि इस समय ये जो रेट है, क्या रेट चल रहा है और क्या स्थिति है मार्केट की। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश कुमार गुप्ता। ओम जी, अभी क्या रेट चल रहा है सब्जियों का? जैसे आमतौर पर चलता है वही है या फिर कोई वजह है कि जो महंगा है सब्जी? बाहरी से महंगाई हो गया है। बारिश के कारण सब सब्जी गल गया और बाहर से सब्जी बहुत टाना टानी से मिल रहा है, इसके चलते महंगा है सब सब्जी। लोकल क्या आ रहा है? लोकल में कैसा? लोकल में मान लीजिए कि भिंडी आ रहा है, बरबट्टी आ रहा है, करेली आ रहा है, ये सब आ रहा है। तो वो पर्याप्त मात्रा में आ रहा है कि वो भी कम आ रहा है? लोकल में बहुत कम आ रहा है, नहीं के बराबर। यही वजह है कि सब्जियों का रेट बढ़ा हुआ है। इसी के कारण सब्जी का रेट बढ़ा हुआ है। देख सकते हैं कि सब्जी में जो है मार्केट में जो सब्जी के अपना व्यापार करते हैं उनका कहना है कि अभी जो मार्केट में रेट बढ़ा हुआ है वो सब्जी जो है लोकल में वो नहीं आ रहा है, और जो सब्जियां आ भी रही है वो कहीं बाहर से लाया जा रहा है। इस वजह से जो दाम है सब्जी के आसमान छू रहे हैं।